मैंने आपको तरलता अनुपात के बारे में बताया था। तरलता अनुपात दो प्रकार का है, चालू अनुपात और तरल अनुपात। चालू अनुपात को करंट रेशो कहते हैं और तरल अनुपात को लिक्विड रेशो कहा जाता है। अब सबसे पहले हम चालू अनुपात के बारे में समझेंगे। चालू अनुपात को करंट रेशो समझने के लिए सबसे पहले हम इसके सूत्र को ध्यान में रखेंगे। सूत्र है चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं करंट रेशो बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब चालू अनुपात किसे कहते हैं? जब चालू संपत्तियों को चालू दायित्वों से भाग देकर जो संख्या निकाली जाती है उसे हम चालू अनुपात कहते हैं। अब चालू संपत्ति किसे कहते हैं? वे संपत्ति जो एक साल के अंदर रोकड़ में परिवर्तित हो जाती है, कैश में चेंज हो जाती है, उन्हें हम चालू संपत्ति कहते हैं। चालू दायित्व वे दायित्व या ऋण जो एक साल के अंदर हमें भुगतान करने होते हैं वो चालू दायित्व कहलाती है। चालू संपत्तियां कौन कौन सी हैं? चालू संपत्तियां नंबर 1 कैश इन हैंड। कैश इन हैंड एक साल के अंदर कम ज़्यादा होता रहता है। आज हमने पैसा कमाया तो कैश आ गया, और पैसा अगर हमने कहीं खर्च किया, कोई चीज़ क्रय की तो पैसा चला गया। ऐसे ही कैश एट बैंक। दूसरा है BR बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल जो है ये साख पत्र है, यानी जो प्राप्य विपत्र। चौथा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कम समय के लिए हम निवेश करते हैं, इसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। नंबर 5 है स्टॉक। स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। छठा है डेप्टर्स यानी देनदार आपके बुक डेप्ट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। 7 प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जिसको हमने एडवांस में ही पे कर दिए वो प्रीपेड या पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। 8 है डिपॉजिट विद बैंक। जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, वो भी आपका चालू संपत्ति में आता है। एक्रूड इनकम वह आय जो हमने कमा तो ली है परंतु प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, वो हमारी एक्रूड इनकम कहलाती है, तो ये भी हमारी संपत्ति है। 10 है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। यदि हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं टैक्स की, वो भी हमारी संपत्ति है, क्योंकि इसे हमें अगले साल उसको हमें प्लस करना है। अकाउंट ट्रेड रिसेबल जहाँ पर भी आपका रिसेबल वर्ड आया, चाहे ट्रेड में आए चाहे किसी चीज़ में भी आए, वो हमारा रिसेबल जो है हमारा वो आपका चालू संपत्ति में आएगा, क्योंकि ये प्राप्त नहीं हुआ। रिसेबल का मतलब है प्राप्त नहीं हुआ लेकिन प्राप्त होना है। अगला है चालू दायित्व में क्रेडिटर यानी लेनदार। नंबर 2 बिल पेबल यानी जो बिल देना है। पेबल का मतलब दे है, दिया नहीं है पैसा, देना है। नंबर 3 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे व्यय जो हमने चालू वर्ष के व्यय जो हमने चुकाए नहीं है परंतु चुकाने हैं, वो हमारे आउटस्टैंडिंग या अदद व्यय कहलाते हैं, वो भी आपके चालू दायित्व में आएंगे। प्रपोज डिविडेंड प्रस्तावित लाभांश। प्रोविजन फॉर टैक्स जो हम प्रोविजन करते हैं, संचय करते हैं टैक्स के लिए, वो आएगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड यानी जिसके ऊपर क्लेम नहीं होता, वो डिविडेंड भी आपका चालू दायित्व में आता है। शॉर्ट टर्म लोन का अर्थ है जो कम समय के लिए लोन दिया जाता है, एक साल से कम के लिए लोन होता है, वो आपका चालू दायित्व में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट। जब चालू खाता खोलते हैं तो बैंक में एक सुविधा होती है ओवरड्राफ्ट की, उसमें एक लिमिट बनी होती है कि हम जितना जमा पैसा किया है उससे अधिक रकम निकाल सकते हैं, लेकिन उस अधिक रकम को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो ये भी हमारा कुछ समय के लिए हमें लोन मिल जाता है बैंक से, तो ये हमारा चालू दायित्व है। लोन पेबल का मतलब है पे करना है, हमें लोन पे करना है विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर इस लोन को चुकाना है, वो भी हमारा चालू दायित्व में आता है। इनकम रिसीव इन एडवांस जो है वो हमारी रिसीव यानी प्राप्त हो रही है। अगर हमें इनकम एडवांस में प्राप्त हुई है, हमने काम तो किया नहीं लेकिन पैसा प्राप्त हो गया, तो वो भी हमारा चालू दायित्व है, क्योंकि कार्य हमें करना है। अब है अकाउंट ट्रेड पेबल। जहाँ भी मैंने कहा था, जैसे रिसीवेबल कहा था, ऐसे ही पेबल, जहाँ भी पेबल आए यानी पैसा दिया नहीं है, देना है, इसलिए हमारा चालू दायित्व है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से क्वेश्चन आता है तरलता अनुपात के कितने भेद हैं या तरलता अनुपात के प्रकार। तो आपको लिखना है 2 प्रकार, चालू अनुपात और तरल अनुपात। दूसरा फॉर्मूला आ जाता है आपका। तीसरा
आपका चालू अनुपात किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। चौथा चालू संपत्ति किसे कहते हैं और पांचवा चालू दायित्व किसे कहते हैं, ये आपका बोर्ड में आ जाता है।